नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम 3 राजवंश को देखेंगे। एक ऐसा राजवंश जो दक्षिण भारत से उभरता है और जिसकी एक शाखा नेपाल तक जाती है, मुख्यतः जो केंद्रित होता है बंगाल के क्षेत्र में, और जो पाल साम्राज्य था उसके बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है। तो आज हम सेन वंश से संबंधित उन सभी तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं सेन राजवंश के इतिहास को। जब हम सेन राजवंश का इतिहास देखते हैं तो जो इनका क्षेत्र है वह मुख्यतः बंगाल का क्षेत्र था, या हम कहें कि वर्तमान में जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वही क्षेत्र हमको सेन वंश से ज्यादा कनेक्टेड मिलता है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से इनके राजाओं का जन्म होता है, किस तरह से यह वंश एक ताकतवर वंश के रूप में उभर कर आता है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस वंश का है लक्ष्मण सेन, उसके विषय में भी हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जो सेन वंशी लोग हैं यह दरअसल है कौन, पहले हम यह समझे। तो हम देखते हैं कि जो देवपारा प्रशस्ति है वह बताती है कि जो सेन वंश है इसका जो संस्थापक है सामंत सेन, यह मूलतः कर्नाटक का ब्रह्मा क्षत्रिय था। मतलब एक ऐसा ब्राह्मण जिसने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था, वह संस्थापक था इस सेन वंश का, और उसका नाम क्या था? सामंत सेन। इसी कारण से इन्हें कर्नाट क्षत्रिय, ब्रह्मा क्षत्रिय व क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र से यह उदित हुए और फिर आकर बंगाल के क्षेत्र में बस गए। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? कर्नाट क्षत्रिय, क्योंकि यह ब्राह्मण थे जन्म से और कर्म से यह क्षत्रिय बने। इस वजह से इनको ब्रह्मा क्षत्रिय कहा जाता है, और क्षत्रियों की श्रेणी में यह शामिल हो गए, इसलिए इनको क्षत्रिय भी कहा जाता है। जो सेन वंशी है वह स्वयं को दक्षिणापथ के राजाओं का वंशज मानते हैं। मतलब यह खुद भी स्वीकार करते हैं कि यह दक्षिण के राजाओं के ही वंशज हैं। जो सेन लेख हैं उनसे यह पता लगता है कि यह स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय और वीरसेन के वंशज मानते हैं। तो जो क्षत्रिय वंश से संबंधित अवधारणाएं हैं जिसमें वह स्वयं को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निकुल से उत्पन्न मानते हैं, उसी तरह से जो सेन राजवंश के लोग हैं यह स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। पहले हम देखते हैं जो सेन वंश के लोग हैं यह पालों के सामंत थे, और जब पाल साम्राज्य कमजोर हुआ तो यह स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आ गए, और जो बंगाल का क्षेत्र है, जो वरेंद्र के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आए। जो सेन वंश के प्रमुख राजा हैं वह राजा कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। सारे राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है लक्ष्मण सेन, उसी के विषय में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि किस वंश के बाद सेन वंश की स्थापना हुई, या किस क्षेत्र पर हमको सेन वंश का साम्राज्य दिखता है। यह सारी चीजें पूछी जाएंगी। या एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजवंश था जिसने अपनी शाखा को नेपाल तक विस्तृत किया, या जिसकी शाखा हमको नेपाल के क्षेत्र में भी मिलती है। तो जो सेन वंश के प्रमुख राजा हैं उनके विषय में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले सामंत सेन हमको मिलता है, जिसने सेन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हमको हेमंत सेन, विजय सेन, वल्लभा सेन और लक्ष्मण सेन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कौन राजा बना वह आप ध्यान रखिए, और इसके बाद राजा कौन बना वह भी आप ध्यान रखिए। तो वल्लभा सेन पहले राजा बनता है लक्ष्मण सेन के, और लक्ष्मण सेन के बाद राजा बनता है विश्वरूप सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन, यह भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमको केशव सेन, सूर्य सेन और अंत में नारायण सेन हमको मिलता है। इसके बाद सेन वंश कहीं ना कहीं विलुप्त सा हो जाता है, या हम कहें सामंती व्यवस्था के अंतर्गत यह आ जाता है। जो अन्य साम्राज्य उभर कर आएंगे उनके अंतर्गत यह स्वयं को शामिल कर लेगा। हम देखते हैं जो सेन वंश के प्रमुख राजा हैं। सबसे पहले सामंत सेन, इनके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और यह पालों के सामंत थे। उसके बाद हेमंत सेन, इसने क्या किया? जो सामंत सेन था उससे सत्ता हड़प ली और 1095 ईस्वी में स्वयं राजा बन बैठा। इसके बाद आता है विजय सेन, 1096 से 1158 तक। एक हमको प्रशस्ति मिलती है देवपाड़ा प्रशस्ति। इसको लिखा किसने है? कवि धोई ने। तो कवि धोई द्वारा लिखित देवपाड़ा प्रशस्ति में यह कहा गया है कि इसने नव्य एवं वीर, नव्य कहा जा रहा है नेपाल को, वीर कहा जा रहा है मिथिला को। तो यह माना जा रहा है कि इसने नेपाल के क्षेत्र में और मिथिला के क्षेत्र में वहां के जो शासक थे, प्रशासक थे, उनको पराजित किया, और अपनी प्रभावशीलता वहां तक यह फैला चुका था। कहा जाता है कि जो विजय सेन है इसने विजयपुरी और विक्रमपुरी ये दो नगरों की स्थापना की है। इसी कारण से इसको परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, अरिराज वृषभ, शंकर जैसी उपाधियां दी जाती है।
एक शैव मता अनुयायी है, मतलब शैव मत को मानने वाला है। और यह बात जो देवपाड़ा का प्रशस्ति लेख है उससे साबित होती है। उसके साथ साथ इसने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया है, उससे भी यह बात साबित होती है। दरअसल जो सेन वंश है उसकी जो शासन व्यवस्था है उसको सबसे शक्तिशाली रूप से जिसने पहली बार एस्टेब्लिश किया वह व्यक्ति हमको विजय सेन ही मिलता है। विजय सेन के बाद हम देखें तो वल्लभा सेन हमको मिलता है। 1159 से 1179 तक इसका शासनकाल है। इसने विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासन संभाला था। जो पाल वंश है उनसे इसने गौर क्षेत्र को जीत लिया और नादिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो वल्लभा सेन के विषय में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसने नादिया को अपनी राजधानी बनाया है। इसके विषय में एक बहुत खास चीज हमको मिलती है, जो कुलीन प्रथा थी, मतलब जो कुलीन वर्ग की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इसने बंगाल में फिर से स्टैब्लिश किया। इसी के कारण इसको कुलीनवाद का जनक कहते हैं, या इसको कुलीनवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामाजिक आंदोलन एक तरह का था जिसमें कुलीन तंत्र बनाए जाने की, मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उस तरह का एक सिस्टम बनाए जाने की व्यवस्था थी, जिसका संचालन किया था बल्लाल सेन ने। यह विद्वानों का संरक्षण था और स्वयं भी एक विद्वान था। इसने एक ग्रंथ की रचना की है, दान सागर ग्रंथ की। तो दान सागर ग्रंथ की रचना किसने की है? बल्लाल सेन ने। अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना इसने प्रारंभ की थी लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। इसको पूरा किया किसने? लक्ष्मण सेन ने। तो अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किया लक्ष्मण सेन ने, प्रारंभ किया था बल्लाल सेन ने, और दान सागर ग्रंथ की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने। इसने गौणेश्वर और निशंक शंकर की उपाधि धारण की। अन्य उपाधियां भी मिलती हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, जैसे इसके पहले के शासक उपाधियां ले रहे थे उस तरह की उपाधियां इसने भी धारण की है। अब देखिए, जो इस तरह की सामान्य उपाधियां हैं, मतलब जो मिलती जुलती उपाधियां हैं, तो कई सारे वंशों के लोग लेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहां जैसे पूछ लिया इसने कि गौणेश्वर एवं निशंक शंकर, यह उपाधि किसकी थी? अब यह प्रश्न बनेगा कि यह बल्लाल सेन की उपाधि थी। इसने अपने पिता विजय सेन की ही भांति शैव धर्म को अपनाया और शैव मत का प्रचार प्रसार किया। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे ब्राह्मण आकर इसके समय काल में बसते हैं और शैव मत को प्रसारित करते हैं। इन्होंने क्या किया? जो चालुक्य साम्राज्य था और उसकी एक राजकुमारी थी रमा देवी, उन रमा देवी से इसने विवाह किया। इससे जो चालुक्य वंश है, स्पेशली जो पश्चिमी चालुक्य हैं, गुजरात के जो चालुक्य हैं, उनसे वैवाहिक संबंध के बाद एक तरह से इसको सिक्योरिटी मिलती है, इसके साम्राज्य को बहुत शक्ति मिलती है और इससे ओवरऑल जो चालुक्य साम्राज्य था उससे इनका संबंध बेहतर हो जाता है। फिर आता है लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन का शासन आता है। 1179 से 1205 तक इसका शासनकाल हमको मिलता है। यह बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी पुत्र है। इसने क्या किया? जो प्राचीन राजधानी थी गौड़, उसके निकट एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि लखनौती की स्थापना राजधानी के रूप में किसने की थी? तो वह लक्ष्मण सेन है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा तक के क्षेत्र तक किया था। जो लक्ष्मण सेन था, इसने प्राचीन राजाओं की भांति अपने नाम का संवत चलवाया। तो लक्ष्मण संवत या सेन संवत किसने चलवाया? वह लक्ष्मण सेन ने चलवाया था। हम देखते हैं विक्रमादित्य के विषय में, तो विक्रम संवत चलवाते हैं, शक संवत चलता है जो शक राजा चलवाते हैं अपने वंशजों के नाम पर। तो इसी तरह से लक्ष्मण संवत भी हमको मिलता है जिसको लक्ष्मण सेन ने प्रारंभ करवाया था। अब देखिए, लक्ष्मण संवत आपसे शायद ना पूछा जाए क्योंकि इससे प्रश्न आसान हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सेन संवत की स्थापना या सेन संवत किसने चलवाया था, तब आप कंफ्यूज होंगे और यही प्रश्न बनेगा। तो सेन संवत प्रारंभ किसने करवाया है? लक्ष्मण सेन ने। इसी के समय हम देखते हैं कि 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसने लखनौती पर अधिकार कर लिया। अर्थात जो अरब आक्रमण है वह आक्रमण अब प्रारंभ हो चुके हैं और जो भारतीय क्षेत्र हैं उन पे अधिकार करना इन्होंने कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया है। ये जो आक्रमण है, इस आक्रमण का विवरण हमको कहाँ मिलता है? तबकत ए नासरी, जिसको लिखा किसने है? मिंजाह ए सिराज जुनानी। तो तबकत ए नासरी पुस्तक का नाम है, लिखा है मिंजाह ए सिराज जुनानी ने। इस पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर 1202 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। जो आपका यह लक्ष्मण सेन है, इसने कुछ कविताएं लिखी थी और उन कविताओं का कुछ भाग हमको एक ग्रंथ में मिलता है, जो कि ग्रंथ है तदुक्ति कर्णामृत। मूल ग्रंथ या पूरा ग्रंथ किसने लिखा है? श्रीधर दास ने
लेकिन लक्ष्मण सेन द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं हमको इस ग्रंथ में मिलती हैं। लक्ष्मण सेन के विषय में और अगर हम देखें तो इसकी राज्यसभा में बहुत सारे विद्वान हमको मिलते हैं, जैसे जो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, यह हमको लक्ष्मण सेन की ही दरबार में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के। यह बार बार पूछा गया है। इसके साथ साथ जो पुस्तक है पवनदूत, इसके लेखक धोई हमको मिलते हैं। जो ब्राह्मण सर्वस्व है उसके लेखक हमको हलायुध, यह भी हमको लक्ष्मण सेन के ही दरबार में मिलते हैं। हलायुध के विषय में एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यह इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भी था। हमने देखा था पाल वंश के संबंध में भी कि जो विद्वान होते थे उनको राजनैतिक पद दिए जा रहे थे। इसी तरह से जो सेन वंश है यह भी अपने विद्वानों को राजनैतिक पद दे रहा था। इसी क्रम में जो हलायुध है इसको अपना न्यायाधीश और मुख्यमंत्री यह नियुक्त करता है। इसी के साथ साथ लक्ष्मण सेन ज्यादा फेमस है कि इसने जो गहड़वाल वंश था उसके राजा जयचंद को पराजित किया था। हमने जब गहड़वाल वंश देखा था तो इस विवरण को वहां भी देखा था, इसलिए आप इसको इंटरकनेक्ट करते चलिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। तो जो गहड़वाल वंश का राजा था जयचंद, उसको पराजित किया था किसने? लक्ष्मण सेन ने। लेखों में इस लक्ष्मण सेन को परम भागवत की उपाधि दी जाती है और जैसे इनके पुराने वंशज के लोग शैव मत को मान रहे थे। हमने देखा था भल्लाल सेन को, उससे पहले के राजाओं को, उन सब ने शैव मत को समर्थन दिया था, लेकिन लक्ष्मण सेन ने वैष्णव मत को समर्थन दिया था। तो जो इसके पूर्वज थे वह शैव मत को समर्थन दे रहे थे और लक्ष्मण सेन ने क्या किया? इसने वैष्णव मत को समर्थन दिया। इसी के कारण से हम देखते हैं कि जो इस काल के लेख है वहां पर हमको नारायण की स्तुति मिलती है। लक्ष्मण सेन के बाद हम देखते हैं विश्वरूप सेन को। विश्वरूप सेन कौन था? यह लक्ष्मण सेन के बाद नियुक्त होता है। उसके बाद आता है केशव सेन। केशव सेन विश्वरूप सेन का उत्तराधिकारी है और इसके समय हम देखते हैं कि जो फरीदपुर जिला है उसका आदिलपुर जो परगना है वहां से एक तामपत्र हमको मिला है। जो मूल तामपत्र है वह वास्तव में तो खो चुका है, लेकिन इसका लेखा जोखा हमको आखा रिव्यू व एपिग्राफिक इंडिया में प्रकाशित मिलता है। तो जो मूल तामपत्र था वह एक्चुअली खो गया। उसके कुछ अंश हमको इस ढाका रिव्यू में मिलते हैं। इससे हमको पता लगता है कि जो शिलालेख थे वह संस्कृत भाषा में और गंड वर्ण में लिखे गए थे। इस लेख के अनुसार जो केशव सेन था उसने एक ब्राह्मण को 3 गांव दान में दिए थे। उसके साथ साथ जो चंद्रभांड है और जो सुंदरवन जनजाति है उसको दंडित करने का भी प्रावधान दिखता है। तो सुंदरवन आप ध्यान रखिएगा कि जो सुंदरवन आपको मिलता है वह दरअसल इस जनजाति के नाम पर ही रखा गया है बंगाल के क्षेत्र में। तो चंद्रभांड और सुंदरवन जनजाति को दंडित करता हुआ हमको यह दिखता है। कौन? केशव सेन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेन वंश है यह स्थापत्य कला में बहुत योगदान देता है। बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाता है। इसके साथ साथ जो मठों का निर्माण है जो बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है वह भी बहुत सारे यह करवाता है। इसी के क्रम में हम देखें तो ढाका में प्रसिद्ध हमको जो ढाकेश्वरी मंदिर है वह मिलता है। जो कश्मीर में हमको शंकर गौरेश्वर मंदिर मिलता है वह भी प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें सेन वंश के विषय में तो इन्होंने बहुत सारी मुद्राओं को नियमित रूप से जारी किया था, जैसे कपर्दक, पुराण, धरन और ब्रह्मा। तो यह मुद्राओं का नाम है। जो कपर्दक है यह क्या है? गाय का ही एक दूसरा रूप है और जो पुराण है यह क्या है? चांदी का एक प्रकार का सिक्का है। तो दोनों विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी। कपर्दक गाय का रूप है और पुराण किसका है? चांदी के एक सिक्के का प्रकार। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि सेन वंश के समय यह वस्तु विनिमय का या विनिमय का प्रमुख माध्यम बन गया था। हमको जो पहाड़पुर का क्षेत्र है, जो कालगंज का क्षेत्र है, कालगंज कहाँ? भागलपुर में, यहाँ की जब खुदाई होती है तो बहुत सारी मात्रा में कौड़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो सेन वंश की अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से चल रही थी। अब हम समझे कि जो सेन वंश था इसका पतन किस प्रकार से हुआ, वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से सेन वंश का पतन हुआ। हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण सेन था इसके बाद इस वंश को कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, जो एक तरह का सामान्य घटनाक्रम है। जब भी किसी साम्राज्य का पतन होता है कि उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वह योग्य नहीं होते हैं, शासन को संभाल नहीं पाते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है वह स्वतंत्र हो जाते हैं, जो सामंत हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने लगते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति हमको सेन साम्राज्य में नहीं मिलता है जो अपने अधीनस्थों को
कंट्रोल कर सके। जो साम्राज्य था इसी कारण से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। विश्वरूप और केशव सेन यह दोनों साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट लेते हैं और लक्ष्मण सेन के उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभालते हैं। बाद में जो सेन वंश है और जो उसके वंशज हैं वह कायस्थ समूह में विलीन हो जाते हैं, मतलब व्यावसायिक वर्ग में विलीन हो जाते हैं। इसी कारण से जो अबू फजल है वह कहता है कि बंगाल में हमेशा से कायस्थ वर्ग का शासन था। क्योंकि सेन वंश बाद में विलीन हो जा रहे हैं कायस्थ वर्ग में, तो यह मान बैठता है कि यह प्रारंभ से ही कायस्थ थे। जबकि हमने अभी देखा कि यह कर्नाटक क्षेत्र से उभर कर आए थे और ब्रह्मा क्षत्रिय हमको मिलते हैं। सेन वंश के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि इसकी एक शाखा हमको नेपाल के क्षेत्र में भी मिलती है। कैसे? जो 16वीं शताब्दी का काल है वहां बंगाल की सीमा के पास हमको जो नेपाल का क्षेत्र है, मतलब बंगाल के साथ लगता हुआ जो नेपाल का क्षेत्र है उसके दक्षिणी हिस्से में एक राजवंश मिलता है। इस राजवंश ने क्या किया, अपने नाम के साथ सेन उपनाम का प्रयोग किया। जैसे लक्ष्मण सेन है, सेन क्या है? उपनाम, लक्ष्मण क्या है? नाम है। उसी तरह से नेपाल के लोग भी, या हम कहें जो दक्षिणी क्षेत्र है नेपाल का, वहां भी सेन उपनाम से हमको राजवंश मिलता है। इसके साथ वह यह भी दावा करते हैं कि जो सेन वंश है बंगाल का उसके यह वंशज हैं। इनकी एक जो शाखा है इसकी नेपाल की, इसने मकवानपुर में सेन राजवंश का गठन किया और मकवानपुर गढ़ी किला है वहां से शासन व्यवस्था को संभाले रखा। ये जो हमको शाखा मिल रही है यह स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रही है। स्थानीय भाषा कौन सी? मैथिली, जो कि आपको बिहार के क्षेत्र में भी मिलेगी। तो सीमा रेखा अगर आप देखेंगे तो जो बंगाल की सीमा रेखा है, नेपाल की सीमा रेखा है और जो बिहार की सीमा रेखा है उससे सटा हुआ क्षेत्र हमको मिलता है, जहां नेपाल में हमको सेन वंश की एक शाखा मिलती है और वह सेन उपनाम का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सरनेम है उसमें सेन लगाते हैं और वह खुद भी यह बताते हैं कि जो बंगाल का सेन वंश था उसी के वह वंशज हैं। क्षेत्र कहाँ है इनका? मकवानपुर, और जो मकवानपुर गढ़ी का किला है वहीं से यह शासन व्यवस्था को संभालते थे। तो इस तरह से हमने सेन वंश से संबंधित उन सभी तथ्यों को देख लिया जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।